सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को बुआ का। और आज हमारे साथ हैं छुटकी बहुरिया का स्वागत करते हैं और सभी को प्यार, आशीर्वाद और अभिवादन करते हैं सभी का। और हमारी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है भाई। देखो, ऐसा है कि जब तुम इस तरह से बैठी हो बिल्कुल बेसब्री के साथ कि कब हमारा स्वागत हो, तो हमने कहा चलो आज तुम्हारा हम स्वागत कर ही देते हैं। चलो और बताओ, कैसी हो? बस सब बढ़िया हुआ। और ऐसा है कि विषय भी शुरू हो रहा है तो विषय की भी जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सखी सहेली में सखी विशेष में लेंगे अतासी बरुआ जो चित्रकार रही हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ। साथ ही साथ दिन भी कुछ खास है ना बुआ आज का? कई दिन है। पहली बात बता दें कि शून्य भेदभाव दिवस है और वहीं आज है विश्व समुद्री घास दिवस। तो सुनने में तो बड़ा छोटा सा ये शब्द है और शायद हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा समुद्री घास। हाँ। लेकिन उसकी क्या महत्ता है शायद हम लोग उसको समझे नहीं थे, इसीलिए इसको भी मनाने की ज़रूरत महसूस की गई और आज ये दिवस मनाया जा रहा है। और कुछ चीज़ें हम देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, उन्हीं में से है प्लास्टिक की बोतल। बिल्कुल। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ खाने पकाने की भी बातें होंगी, मतलब कुछ अच्छा सा बनाएंगे। अब देखो अच्छा सा क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम लोग तो बता देंगे और अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप भी बताइए, उसे भी शामिल करेंगे। हाँ। और समय रहा तो व्यंजन विधियाँ भी बताएंगे, हमारे साथी भी तैयार होंगे, उन्हें सब दिन याद रहता है। बिल्कुल। और जहाँ तक शून्य भेदभाव दिवस की बात है तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है। और उद्देश्य तो नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है कि कानून के सामने समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो भी हैं उन सभी में एक तरीके से कहना चाहिए ना कि सब में समान व्यवहार हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत आधुनिक राष्ट्र है या कोई पिछड़ा है या विकासशील है। हाँ। विकसित है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो हम कमतर समझते हैं, किसी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो उनमें समान व्यवहार हो, सबको एक तरह से समझा जाए, तो इसलिए ये दिवस मनाया जा रहा है आज। और इसकी शुरुआत जो है वो 1 मार्च 2014 से हुई थी, जिसकी घोषणा उसी साल 27 फरवरी को बीजिंग में कार्यक्रम के साथ यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो मिशेल सदीबे ने की थी। जी, लगभग यही जानकारी हमारे साथियों ने भी दी है। और एक और बात बड़ी अच्छी सी हमारे साथी ने जो बताई है और ध्यान आकर्षित किया है, भेदभाव वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि हमारे साथी ये भी उससे अलग हटके जो हम बता रहे थे वो ये है छुटकी जी, ये लिखते हैं कि आमतौर पर किसी एक अंक के पीछे शून्य लगाने से उस अंक की कीमत बढ़ जाती है, जबकि यहाँ शून्य भेदभाव दिवस पर शून्य के आगे रहे भेदभाव रूपी अंक को हटाने की बात है। इस दिवस की कीमत बढ़ानी है, तो दिवस की कीमत बढ़ाने के लिए ये बता रहे हैं और वाकई बड़ी अच्छी सी बात है। लोगों में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति भेदभाव न हो, ये दुनिया ये समाज दोनों की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। समाज में हर व्यक्ति के मन में यही विचार उपजे, इसी उद्देश्य को लेकर मार्च की 1 तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का महत्व यही कहता है कि समाज के किसी भी वर्ग के प्रति आयु, लिंग, रंग, जाति, अमीर गरीब या किसी भी प्रकार के गुणों को लेकर भेदभाव न किया जाए। बिल्कुल। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मतलब एक तरीके से इसका उद्देश्य ये भी था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी रहा है इस दिन का उद्देश्य। सही बात है, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो था भेदभाव जिसकी चर्चा तुमने अभी की वो बहुत ज़्यादा देखा गया। और हमारे साथी भी यही लिख रहे हैं कि महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया गया। इसका उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। और ये भी लिख रहे हैं कि लगभग यही सारी सब जानकारी हमारे साथियों ने भी दी है। और ये भी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता का एक वैश्विक आंदोलन बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन एक बात तो है, ये बताओ छुटकी बहुरिया कि ये तो हो गई सारी बड़ी किताबी चीज़ें। हाँ। बड़े अच्छे से लिखी हुई हैं, अच्छा भी लगता है सुनकर। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना बातों बातों में कभी स्तर को लेकर के, कभी रंग रूप को लेकर के, मतलब बहुत सी ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम तौर पर आम बोलचाल में लोग कह देते हैं या रोज़मर्रा की चीज़ों में लोग टोका टाकी करते हैं या कभी कभी
द्वेषवश या मतलब नहीं भी हो तो जैसे कि हमने एक पैमाना तय कर दिया है ये इतना जो शरीर जो है वो इतना होगा तो ठीक होगा, उससे थोड़ा हुआ तो कह दिया बहुत मोटी हो या मोटे हो, और उससे कम हुआ तो कहा कि क्या है बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह हो, जिसकी तीली जैसी लगते हो या लगती हो। बिल्कुल ये चीजें जो है, ये तो छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने दिया। कुछ ऐसे ही रंग की बात आती है, ऐसे ही शक्ल सूरत की बात आती है, कद की बात आती है, काठी की बात आती है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है तो इसको हमें दूर करना होगा। और एक प्रकृति ने बनाया है हमें, सबकी अपनी एक रूपरेखा ईश्वरीय है। अब वो हमने लकड़ी से तो बनाया नहीं, उसको आप थोड़ा सा इधर से छेनी हथौड़ी लें, थोड़ा तराश लें, उसको काट छांट करके सुंदर बना दें। अब फिर यही सुंदर वाला तो हमें सुंदर लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, वही चीज तो आप अपने मन मुताबिक न समझें, जो है उसको वैसे ही स्वीकार करें और वैसे ही व्यवहार किया जाए। और व्यवहार की बात आती है तो बुआ कभी कभी ऐसा होता है, मतलब देखने को मिलता है कि लोग कहीं पर भी ये भी नहीं देखते कि कहाँ पर किसी को सुझाव दे रहे हैं लोगों के बीच में, अरे तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। क्या बात है। तो वो थोड़ा दुखद होता है उस समय, क्योंकि बाकी लोग तो उसको साधारण तरीके से मान लीजिए ले भी लेते हैं, लेकिन जिसके प्रति कहा गया है उसको थोड़ा सा झेप लगती है, थोड़ा सा सकुचाता है, महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो बातें मन में ऐसी बैठ जाती है, गांठ बन जाती है कि वो पूरी जिंदगी शायद निकाल नहीं पाता। अच्छा, एक बात और है, जैसे तुमने अभी कहा कि कहीं ऐसी जगह पर, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई कहीं पर भी ना कहें, बिल्कुल में भी ना कहें, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। तो भाई एक ऐसी चीज भी है जो कार्बन सिंक के रूप में काम करती है और समुद्री जीवन के लिए भोजन प्रदान करती है, और वो है समुद्री घास। बिल्कुल, है ना। हाँ, और महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की महत्वता को लोगों के बीच में, मतलब उनको जागरूक करने के लिए ही इस दिन की खासियत समझाने के लिए ये दिन विशेष बनाया गया है। और समुद्री घास और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में इसके महत्वपूर्ण कामों के बारे में लोग समझ पाएं और सबसे ज़्यादा उनको अपने आम जनजीवन में इस्तेमाल में लाएं और बातों को मानें, इसलिए हर साल 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। जी हाँ, श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित ये दिन समुद्री घास संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। और 1 मार्च जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं ये दिवस है। और समुद्री घास की ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। हाँ। और समुद्री घास की उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। इसके विकास ने समुद्री पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन को चिन्हित किया है। इस अनुकूलन ने समुद्री घास को आवश्यक नर्सरी आवास और खाद्य स्रोत प्रदान करके मछली, कछुए, मैनिटी और यहाँ तक कि शार्क सहित समुद्री जीवन की एक विविध श्रृंखला का समर्थन करने की अनुमति दी है। बिल्कुल, और समुद्री घास जो है वो सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद समुद्री जैव विविधता का एक ये मुख्य घटक जो है वो खतरे में है। और सभी घास के मैदानों का केवल 1/4 हिस्सा ही समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में आता है। तटीय विकास, प्रदूषण, जिसमें भूमि आधारित अपवाह, जलवायु परिवर्तन, ड्रेजिंग और अनियमित मछली पकड़ने या नौकायन की गतिविधियां शामिल हैं, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है तो इसका दबाव जो है संयुक्त राष्ट्र ने समझा और इससे संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए इस दिन का जो है वो 23 मई को मनाने की घोषणा जो है 23 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की। और भाई देखो, ऐसा है कि समुद्री घास की अगर हम बात करते हैं, समुद्री वातावरण में उगने वाले एकमात्र फूल वाले पौधे हैं। ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें हैं। पूरी दुनिया में इनकी 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और जैसे हमने पहले ही कहा कि कार्बन सिंक के रूप में काम करती है, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के लिए भोजन प्रदान करती है, या यूं कहें कि उनके जीवन का सहारा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मतलब समुद्री घास की एक विशेषता ये भी है कि वो जिस भी वातावरण में रहती है उस वहाँ के पानी की गुणवत्ता में सुधार करने में बहुत मदद का काम करती है। और भाई वैसे इस बात पर हमारे साथी ये चौंक रहे हैं कि विश्व समुद्री घास दिवस, भाई वाह, घासों के भी दिन फिर गए हैं, अब उन पर भी वैश्विक दिवस मनाया जाने लगा। अब खुद ही कह रहे हैं कि जरूरी ही ये भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। दरअसल जैसे हरी भरी धरती के लिए घास महत्वपूर्ण है, उसी तरह जल में भी उनके एल्गी, फंजाई जैसे भेद समुद्री जल के शोधन करने हेतु आवश्यक है, जिससे समुद्री प्रदूषण से बचाव होता है। इनमें हम लोक भाषा में काई भी कहते हैं, किंतु ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे ही महत्व को देखते हुए आज इनके भी वैश्विक दिवस आयोजित हो रहे हैं। बिल्कुल, और हम बात करेंगे लेकिन इस अंतराल के
हाँ, तो हम बुआ जी बात कर रहे थे समुद्री घास के बारे में, मतलब विश्व स्तर पर इसकी जो महत्वता है उसके बारे में लोगों को पता चले और उसके महत्व को समझें, क्योंकि समुद्री घास दुनिया भर के समुद्री कार्बन का 18% तक भंडारित करती है और इस वजह से ये जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से लड़ने में सक्षम हो पाती है। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि समुद्री जीवों के भरण पोषण के अलावा मतलब वो तो करती ही है, उसके संग संग व्यावसायिक तौर पर मछलियों के नर्सरी आवास के रूप में भी काम आती है। यानी कि अगर हम जब उनका आवास तैयार करते हैं नर्सरी के तौर पर तो भी वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, और हमारे एक साथी हैं वो उन्होंने काफ़ी जानकारी इस घास के बारे में बताई है कि समुद्री घास एकमात्र सच्चा ऐसा पौधा है जो पानी के नीचे पूरी तरह से डूबा रह सकता है। जिस गहराई पर समुद्री घास पाई जाती है वह पानी की स्पष्टता से सीमित होती है, जो पौधे तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए प्रकाश की जो ज़रूरत होती है, और जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि 60 प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं, तो उन्होंने बताया है कि उनमें से 7 फ्लोरिडा के पानी में उगती हैं, फ्लोरिडा कीज में। कछुआ घास, मॉनेटी घास और शोल घास समुद्री घास के सबसे आम प्रकार हैं और मोनरो काउंटी में लगभग 1.5 मिलियन एकड़ समुद्री घास है। फ्लोरिडा में समुद्री घास की 7 प्रजातियां हैं जिनमें कि मॉनेटी घास और शोल घास काफ़ी प्रमुख हैं। तो भाई ऐसी विस्तृत जानकारी तो है हमारे पास, लेकिन बात है कि आज हमने इसको कम से कम समझ तो लिया कि किस तरह से ये लोगों के लिए जीवनदायी भी है और पानी प्रदूषण जो है वो कम करती है, जल प्रदूषण। तो इसके महत्व को समझ लिया हम लोगों ने, हमें तो लगता है काफ़ी हद तक। पहली बात तो नाम सुन लिया, समझ लिया। हाँ, और इसका इस्तेमाल बुआ उसमें भी होता है। अब आजकल तो मतलब बागवानी की थोड़ा ज़्यादा नई नई चीज़ें आ रही है ना, तो ऐसे पैकेट में बन करके बाजार में मिलती है कि इसको पौधों में यदि हम डालते हैं तो काफ़ी फायदा रहता है और देर तक रह जाता है, उनको बहुत फायदा पहुँचता है पौधों को। हाँ, उनको अच्छे से, और उनको जैसे कि प्रदूषण मुक्त करती है तो हाँ, कार्बन सोखती है तो काफी पौधों को फायदा मिलता है। तो भाई ऐसा है कि जो वायदे की बात हो गई, तो हमने जैसे कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि सखी विशेष में आज हम बताएंगे अतासी बरुआ के बारे में, जो चित्रकार थी। तो हम वादा पूरा करते हैं, है ना? बिल्कुल। 20वीं सदी की प्रमुख भारतीय महिला चित्रकारों में से एक रही अतासी बरुआ, और जिनका काम केवल भारत में ही नहीं रहा बल्कि नेपाल, श्रीलंका, तेहरान, काहिरा, बैंकॉक, टोक्यो और अमेरिका जैसे देशों में भी प्रदर्शित किया गया। हाँ, और उनके जो चित्र थे वो मतलब अभी भी हैं और देखते हैं सब लोग। आमतौर पर शास्त्रीय विषयों पर आधारित हैं, और जबकि जो उनकी तकनीक थी उसमें यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे संदर्भ जो है उनकी कलाओं में हमें देखने को मिलते हैं। और उनके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 4 सितंबर 1921 को पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में हुआ था। हाँ, इनकी माँ का नाम सरोजबासिनी देवी और पिता का नाम असित कुमार हल्दर था। ये महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती थी और उनका नाम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही रखा था। अतासी एक नीला फूल होता है, उसके नाम पर उन्होंने इनका नाम रखा था। बिल्कुल जी। और इनकी शिक्षा लखनऊ से हुई, और जब ये बहुत छोटी थी तभी इनकी माँ का निधन हो गया, और उस दुख उस पीड़ा से उबरने के लिए उन्होंने कला का सहारा लिया, और यहीं से पेंटिंग और चित्रकारी जो है वो इनकी शुरू हो गई, और इस तरह से इनकी चित्रकारी की यात्रा शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। और वैसे इन पर बचपन से ही चित्रकारी और कला के प्रति रुझान का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो पिता थे असित कुमार जी, वो खुद भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उन्होंने अतासी के इस जुनून को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। तो भाई ये देखो, ख़ास तौर से इस बार हम अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जैसे भी परिवार में आपके बच्चों में कुछ भी है तो जाहिर है उनके जुनून को देखें, प्रोत्साहित करें, जहाँ तक हो सके उन्हें पूरा माहौल दें। बिल्कुल। तो जाहिर है कि पिता के इसी सहयोग प्रेरणा से अतासी ने खुद को चित्रकारी की विभिन्न तकनीकों में प्रशिक्षित किया और जल्द ही एक प्रतिभाशाली कलाकार बन गई। हाँ, और कुछ समय बाद चटगांव के रहने वाले प्रख्यात बौद्ध विद्वान डॉक्टर अरविंद बरुआ से उनकी शादी हो गई और इस तरह से अतासी बौद्ध धर्म के संपर्क में आई। बौद्ध धर्म को इतने करीब से जानने के बाद उन्होंने उससे प्रेरित होकर अपनी कला को नए आयाम दिए उनकी पेंटिंग में, जो कि दिखाई देते हैं। हाँ, उन्होंने जब ललित कला अकादमी कोलकाता की 11वीं प्रदर्शनी में नकद पुरस्कार जीता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पेंटिंग्स पर ध्यान दिया जाने लगा।
फिर 1958 में कोलकाता में उनकी पेंटिंग्स की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जहां ओसी गांगुली और अबानीसी बनर्जी जैसे कई आलोचकों ने उनकी प्रशंसा की। और चूंकि इनके पति जो थे वो काफ़ी बड़े विद्वान थे और बौद्ध धर्म के संपर्क में थे, तो अपने पति के साथ इन्होंने काफ़ी सारी यात्राएं करी और विशेष रूप से दक्षिण एशिया के कई सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। और साथ ही साथ कई प्रसिद्ध हस्तियों और विद्वानों के चित्र भी बनाए इन्होंने, जैसे कि जैमिनी रॉय, नंदलाल बोस, BR अम्बेडकर, हो ची मिन, ओसी गांगुली, नवनीता देव सेन और कालिदास नाग। उनकी चित्रकारी की विशेषता थी कि उनकी अधिकांश कलाकृतियां रेखा चित्र हुआ करती थीं। महाबोधि सोसाइटी के अनुरोध पर उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेते हुए 12 चित्रों में उनके जीवन का चित्रण किया, और जो कि 1949 में एक सचित्र पुस्तक में भी प्रकाशित किया गया, यानी कि जो चित्र उन्होंने बनाए थे उसे एक पुस्तक के किताब का रूप दे दिया गया। उन्हें दिगंबर जैन, यही सब देखते हुए मतलब उन्हें दिगंबर जैन मंदिर द्वारा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर भी चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि उनकी एक पेंटिंग को जापान के हिरोशिमा में पीस मेमोरियल में रखा गया है, और जिस समय समाज में करियर के चरम पर माँ बनना स्त्रियों के लिए एक व्यवधान समझा जाता था, उस समय उन्होंने साबित किया कि न तो माँ बनना और न ही उम्र का बढ़ना कलाकार की इच्छा शक्ति को रोक सकता है, कमज़ोर कर सकता है। बिल्कुल। और इतनी प्रतिभाशाली अतासी बरुआ जो थी वो 26 जून 2016 में 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो अब ये तो हो गई अतासी बरुआ जी के बारे में बातचीत। खास बात जो यही है कि देखो, एक तो ये कि जो भी समय का उनके परिवार में या उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी पड़ाव आया, जो भी व्यवधान आया, उन सबको उन्होंने पार किया, परिवार का पूरा संबल मिला। तो इस तरह से किसी भी कलाकार के लिए खुद उसकी इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। तो हमारे श्रोता जो भी अपनी कला को चाहते हैं तो उसे ज़रूर संजोएं और परिष्कृत करें। हाँ, और साथ ही साथ परिवार में यदि बच्चे हैं, मतलब जो भी उस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो उसका सहयोग करें। तो लेकर आ गई? हाँ, बोतल नहीं लानी है। खुश हो गई तुम? वही तो हम कह रहे हैं, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि भाई प्लास्टिक जो है वो हानिकारक होता है। हमारे साथी लिख भी रहे हैं, देखो ये तो सुझाव बहुत अच्छा दे रहे हैं कि कुछ प्लास्टिक बोतलों के बनावट में विभिन्न जहरीले संघात यानी टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो पानी में छूट सकते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक बोतलों का अधिक उपयोग करने से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता है जो पर्यावरण को बिगाड़ सकता है। ऐसे विज्ञान से भरे टॉपिक को हफ्ते में 10 दिन में एक बार ज़रूर शामिल करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये राक्षस के प्रभाव कितने भयंकर हैं। तो इन्होंने आभार प्रकट किया है। बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे साथी लिख रहे हैं कि बाजार में बिकने वाले प्लास्टिक बोतल एक बार उपयोग के लिए उसे उपयुक्त कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। हल्के स्तर की प्लास्टिक बोतल से लीचिंग द्वारा हानिकारक तत्व पानी में घुल सकते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो वैसे बुआ ना हो गया है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, लोग कहीं भी जाते हैं तो एक प्लास्टिक की बोतल के पानी का खूब इतना चलन हो गया है, रख भी लेते हैं। नहीं तो ये भी सोचते कौन घर से ऐसे मतलब होता है ना कि बाहर कौन लेकर के जाएगा, रास्ते में खरीद लेंगे वहीं पर। तो वहाँ तो मिलेगी प्लास्टिक में ही, वहाँ तो कहीं और अब तो हमने कहीं कहीं पर ये भी देखा है बुआ कि प्लास्टिक की पन्नियों में गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि धागे से बांध करके पानी भर भर के देते हैं। और वो कहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से पन्नी में भर कर दे रहे हैं। और जब तो ये तो बहुत ही हानिकारक है। और उसके संग संग ये भी है कि वो जब खाली हो जाती है पन्नी और जब फेंकी जाती है तो वो दूसरे तरीके का नुकसान प्रदूषण करती है वातावरण में। साथ ही लिखते हैं कि प्लास्टिक में मौजूद रसायन काफ़ी खतरनाक होते हैं, फिर भी लोगों के हाथों में प्लास्टिक की बोतलें लिए देखना कोई असामान्य बात नहीं है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी प्रभावित होता है। प्लास्टिक की बोतलों से निकलने वाले रसायन शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल। और मतलब ऐसा तो कहा जाए कि हर तरह का प्लास्टिक वो है नुकसान देता ही है, लेकिन क्योंकि खतरनाक केमिकल और बैक्टीरिया होते हैं और जब हम इन बोतलों का पानी पीते हैं तो वो भी हमारे साथ पानी के साथ साथ हमारे शरीर में चला जाता है। लेकिन विशेष रूप से जो BPA फ्री प्लास्टिक होती है वो तो कुछ हद तक फिर भी इस्तेमाल में लाने के योग्य मानी गई है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि प्लास्टिक कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोराइड
से बना होता है और इनमें भी BPA वाला जो प्लास्टिक का बॉटल होता है, यानी कि जिसमें BPA फ्री नहीं लिखा होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इनका जो पानी है, इसमें रखा हुआ पानी लंबे समय तक अधिक तापमान पर अगर रखा है तो उसमें इन केमिकल्स का, इन रसायनों का प्रभाव जो है वो अधिक बढ़ जाता है और ये अधिक खतरनाक हो जाता है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि प्लास्टिक सदैव हम सब लोगों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक रहा है। इस भौतिकवाद में हम सभी अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक यूज़ करने लग गए हैं। कपड़े का उठाकर फेंक दिया गया है। सभी देशवासियों को विचार करना चाहिए, जब हम बीमार होते हैं तब कितना ध्यान रखते हैं। वैसे ही ये मानव जाति के बीमारी रोग से भी ज़्यादा नुकसान देता है। तो बात बिल्कुल सही है और मतलब दिक्कत तो होती है। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हम रखते हैं, क्या करें, मतलब दुकान पे रखता हूँ लेकिन उसको समय समय पर जल्दी जल्दी बदल देता हूँ। प्लास्टिक की बोतल का पानी पीने के नुकसान की जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी शॉप में पीने का पानी प्लास्टिक की बोतल में ही रखता हूँ। हालांकि बॉटल को बहुत जल्दी चेंज करता रहता हूँ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी जो होती है ना, गुणवत्ता वाला प्लास्टिक हो तो फिर भी रखा जा सकता है। बिल्कुल। जिसमें हम पानी खरीदते हैं वो एक समय के लिए होता है एक बार प्रयोग करने लायक। लेकिन उसमें भी बुआ ये भी है देखने की बात कि यदि उसमें लिया है पानी, कई बार होता है ना कि थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, बच गया है, और ज़्यादातर होता है गाड़ी में रखा है, अगर कार वार में अगर रखा है और कार कहीं पार्क कर दी है, हम सामान लेने चले गए हैं, हाँ, तो उसमें यदि धूप का संपर्क हो रहा है, धूप में, तो वो पानी का जो तापमान बढ़ता है उस प्लास्टिक की बोतल में, उसके बाद हम आते हैं और हमें प्यास लगी है, अरे थोड़ी देर पहले तो रख के गए थे, या आज रखा है, शाम हो गई, दूसरे दिन अगर हम गाड़ी निकाल रहे हैं, अरे कल ही तो रखा था, अभी साफ ही पानी है करके पी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और गर्म चीज़ से बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो जाहिर है कि उसके सारे जो भी केमिकल्स हैं वो आ जाते हैं। कुछ इसी तरह से यहाँ पे ज़रूर बताना चाहेंगे, बोतल तो नहीं, लेकिन जो हम लोग कागज़ के गिलास में चाय पीते हैं, वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसको मजबूत बनाने के लिए अंदर उसमें एक प्लास्टिक की परत डाली जाती है। वो कागज नहीं होता है, अगर कागज होगा तो तुरंत गल जाए। समझिए कि उसमें एक प्लास्टिक की कोट होती है या एक परत चढ़ाई जाती है, और वो गर्म चाय के जब संपर्क में आती है, या दूध, कॉफी, आप कुछ भी पी रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो और ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ, और हमारे एक साथी ने भी मतलब पानी जो धूप में, सूर्य के संपर्क में आकर के गर्म हो जाता है, उसके बारे में बताया है कि इस तरह से गर्म हो जाता है तो उसमें एक तरह के हीटिंग डाइऑक्सिन नामक टॉक्सिन निकलता है, जिसके सेवन से स्तन कैंसर का प्रभाव देखा जाता है स्वास्थ्य में, ऐसा हाँ उसकी संभावना रहती है। तो भाई पानी की बोतल हो, चाहे बच्चों के स्कूल के टिफ़िन या फिर लंच बॉक्स, वो घर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन, हमेशा फूड ग्रेड प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट ही खरीदें, ये स्वास्थ्य को कभी हानि नहीं देते। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। बहुरिया एक बात तो है, देखो जरा सा ना कि थोड़ा सा हम पुराना ज़माना क्यों नहीं याद कर लेते? पहले के ज़माने में कैसे रहते थे हम लोग बिना प्लास्टिक के? हाँ रहते थे, और कोशिश कर, अभी भी नहीं देखा, तुम बड़े मज़े से कर रही हो। हाँ रहते थे मतलब जब छोटे पर देखते थे कि हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो कांच के बर्तन, या फिर उससे पहले तो पीतल या तांबे के बर्तनों में पानी पीने का ज़्यादा चलन था, और मटके सबके घर में होते थे, और जो भी उसमें जो भी रसायन होते थे वो बल्कि खत्म हो जाते थे, शुद्ध कर देते थे। और अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम अगर प्रयास करें तो मिट्टी की, और अब इस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग नए नए प्रयोग रोज कर रहे हैं, तो मिट्टी की बोतलें भी चलन में आई हैं, और बांस की बोतलें भी चलन में आई हैं, तांबे की आई हैं, की तो है बिल्कुल। हमारे साथी ने अभी लिखा है, संदेश मिल नहीं रहा है उनका, कि वो कहीं गए थे घूमने, तो वहाँ पर जब उन्होंने एंट्री ली, प्रवेश किया, तो वहाँ पर बोतल रखवा दी गई प्लास्टिक की, और उन्हें स्टील की बोतल दी गई। जब वो पूरा घूम के निकले तो वो स्टील की बोतल उन्होंने वापस कर दी। हाँ। तो भाई अगर हम घर से लेकर जाते तो कितना ही अच्छा होता, इनको लगा होगा जरूर ये। हाँ। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल प्लास्टिक की बोतल पानी का चलन हो गया है। मेरे घर के पास एक बड़ी कंपनी का पानी की बोतल की डिपो है, वहाँ पर छोटी गाड़ी में स्टॉक भरकर आसपास होटल में, दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि घंटे धूप में पानी रहता है, और प्लास्टिक की बोतल गर्म हो जाती है, जिससे केमिकल उसमें घुल जाता है, फिर उसे दुकानों के बाहर, होटल के बाहर लगाकर फ्रिज में रखा जाता है। ठंडा गर्म होकर क्या ये नुकसान नहीं करता होगा? ये पानी, इस पर विचार करना होगा। कुल मिलाकर ठंडा गर्म सोचने की ज़रूरत ही क्या है? हम अगर घर से बोतल लेकर निकले,
तो क्या गलत है इसमें, है ना? पहले भी तो हम लोग यही करते थे, क्योंकि जो ऐसे पहले भी मतलब एक वो पानी की वैसी वाली बोतलें भी चलती थी जो ऊपर से भले प्लास्टिक की होती थी लेकिन अंदर उसमें स्टील या हमारे साथी ने लिखा है हाँ, कि कैनवस वाली और जो बोतल लेके चलते थे और वो ठंडी भी मतलब जिस रहती थी, हाँ रखी है वो रहती थी। और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे मित्र और उनकी दुकान जो है उसमें हमें वहाँ पर एक बहुत बुरी आदत लगी हुई है। वो जाते हैं, हम लोग हर रोज शाम प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं। अच्छा। पर आज का कार्यक्रम सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा चाय के प्रति प्यार तो बढ़ रहा है मगर शरीर खराब होता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, ऐसा है ना कि व्यवहारिक होना पड़ेगा। आप वहाँ पर 2 अपने चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं वो रख दीजिए या स्टील के रख दीजिए खुद अपने, और उससे पीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल। की भी ग्लास आती हैं चाय पीने वाली छोटी छोटी, उनको आप रख सकते हैं। देखो व्यवहारिक होना चाहिए। अगर हमें कहीं सफ़र में, यात्रा में साथ में प्लास्टिक की बोतल लेकर भी जाना है तो घर में आप जैसे घड़ा है, तांबे की बोतल में रखा है आपने या किसी स्टील के बर्तन में रखा है, वो भरा रहने दीजिए। जब आप घर से निकलने लगते हैं तो एक छोटी बोतल में आप प्लास्टिक ले सकते हैं। हाँ। देखो व्यवहारिक बात जो है वो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक साथी जो है किसी एक बात में अगर हम फंस जाएं बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर लगेगा कि नहीं अभी तो कसम खा ली और हम बिल्कुल मतलब पानी पी के बिना पिए ही रह जाएंगे। आज हमारे एक साथी ने संदेश लिखा है अपने इस पर, और वो बहुत 2-3 साल पहले जो कार्यक्रम बदल दिए गए हैं, कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन वो अभी भी उन्हीं पर बिल्कुल अड़े हुए हैं और इतने दुखी हैं कि मतलब पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं ऐसे लोग। जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें पुरानी चीज़ों को ये इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो नए का स्वागत करें, पुराने का शुक्रिया अदा करें। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम किसी भी एक विचार पर बहुत जिद पर अड़ जाते हैं तो बस समझ लो कि हम सारी जो अभी जो खुशियां हैं उनको वो नज़रअंदाज हो जाती है, कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे हो जाती हैं। वो तो बिल्कुल मतलब पता नहीं कितने गम में डूबे हुए हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरे कार्यक्रम का मज़ा हमारे सब साथी ले रहे हैं, सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अरे हाँ, देखो कितनी बड़ी मज़ेदार बात है जो तुमने पहले गीत सुनाया था। हमारी साथी लिख रही है कि मेरी मम्मी को जब दादी लोग ने पसंद किया था तब यही वाले गाने पर डांस भी करवाया था। अच्छा, जो अभी बालमा तू बड़ा वो है कड़िया मार के जगाया। क्या हम बात भी याद ही कर रहे थे जब गीत चल रहा था, तो हम भी यही याद कर रहे थे कि हमारे ज़माने में भी बहुत सारी हमारी मौसी बुआ लोग इसी पे नृत्य करती थी। और इन्होंने बड़े चेहरे पर हाथ रख के शर्मिंदगी वाला किया, पसंद करने के लिए क्या क्या कराते थे पहले लोग। सही बात है। तो हम बात कर रहे थे प्लास्टिक की बोतलें जो हम प्रयोग में लाते हैं उनका व्यवहारिक क्या और उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, उनकी जगह क्या किया जा सकता है। कहीं मजबूरी हो तो क्या ले भी जा सकते हैं, जाहिर है थोड़ा बहुत। अब जैसे कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो हम तुरंत भरवा के रखवाते हैं। और जाहिर है कि इस तरह से वो नहीं किया जा सकता सबको हर जगह पे। बिल्कुल, तो कुछ व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नुकसान की बात है उस पर तो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन में ये कहा भी गया है कि पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से पानी पीने वालों के यूरिन में पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बिस्फेनॉल ए पाया गया है। और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का खतरा शरीर में बढ़ जाता है। तो भाई देखो, ऐसा विशेषज्ञ ये सारी चीज़ें बताते हैं। और ख़ासतौर से जो हम लोग बात कर रहे थे कि गर्मी के संपर्क में जब आते हैं तो जाहिर है कि ये जो प्लास्टिक है वो छोड़ने लगता है पानी में। और तो जाहिर है कि ये सूक्ष्म प्लास्टिक के जो कण हैं वो जाहिर है कि हमारे शरीर में पहुंचते हैं, नुकसान देते भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखें। और बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग भाई देखो, बीमारी कभी भी हाँ, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम इस बात को ख्याल में रखें। बोतल बंद पानी के निर्माता खरीदारों को लुभाने के लिए उसमें खनिज, विटामिन और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बताते हैं हाँ, कि आकर्षित हो जाएं। और ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो भाई इसमें कभी कभी ये कहते हैं कि इसमें आपको ताकत देने के लिए कुछ मिनरल्स मिलाए हैं, खनिज मिलाए हैं। तो भाई इन सब चीज़ों पे ना रहे। प्लास्टिक है, उसमें अमृत भी होगा तो वो मतलब नुकसानदेह ही होगा कहीं ना कहीं जाकर, तो कम मात्रा में ही सही, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगा, नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप स्टील और बाकी जो धातु हैं उनका प्रयोग करें। और अगर बहुत ज़रूरी है घर में रखने के लिए तो जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो है उनका प्रयोग में लाएं उनको, क्योंकि वो थोड़ा लोग पिछड़ते हैं इसलिए है बुआ, हमको लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं महंगी होती हैं तो लगता है कि अरे इतना, पर उसके एवज में देखिए तो अगर सस्ते का इस्तेमाल करके हमें शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर पर पैसा जाएगा, उसको ध्यान में कुल मिलाकर हमारा खर्च नुकसान होगा, हमारा समय नष्ट होगा और शारीरिक रूप से जो हमारा क्षय होगा वो भी अलग होगा। स्वास्थ्य का जो क्षय होगा वो फिर पैसा देकर भी उतना नहीं आ पाएगा। जो मौलिक है वो मौलिक रहेगा। और जो खाना हम बताएंगे, हमारे कुछ साथियों ने भी बताया, तुम भी बताओगी, तुम क्या बता रही हो?
हम तो बुआ आज सोच रहे हैं बफौरी या उसैया करके एक बनती है, बड़ी अच्छी लगती है स्वाद में। मतलब रहे नहीं, बता दो बस। बता दें। हम सोच रहे थे कि पहले हमारे साथियों ने जो बताया है वो बात करें कि बफौरी बताएं। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हमारे साथियों ने भेजा है केक बताने के लिए और इन्होंने लिखा है सूजी का केक। तो इसमें जो है सूजी चाहिए बारीक वाली, और ये लिख रहे हैं कि शक्कर नहीं गुड़ से बना है। 1.5 कप बारीक सूजी को मिक्सी में पीस कर रख लें और 1 कप गुड़ को महीन करके 2 टेबल स्पून पानी डालकर पिघला लें। फिर छान लीजिए जब ठंडा हो जाए तब तक, है ना। फिर आधा कप दही और आधा कप दूध, जितना दही उतना ही दूध, 1 चम्मच वेनिला एसेंस डालकर मिला लीजिए तीनों चीज़ें, और अब सूजी डालकर मिला लीजिए। इसमें 2 घंटे तक के लिए रख दीजिए। अब इसमें 3 चम्मच दूध का पाउडर मिलाइए, दूध का पाउडर जो है ना, वो मिलाएंगे। और फिर उसको ज़रूरत के हिसाब से फिर दूध मिलाएंगे, जितना उसमें थोड़ा सा थिकनेस जैसी भी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स को आटे में लपेट कर डालिए, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है वो सूखे मेवे जो हैं उनको आप अलग भी रख लीजिए ताकि ऊपर से सजावट के काम आएंगे। और इन सभी को मिलाकर रखना है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। तो ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर प्री हीट ओवन में 180 डिग्री के लिए, आप मतलब अगर ओवन है तो 180 डिग्री पर उसको आप पहले से गर्म कर लीजिए, और तब इसको आप मोल्ड में रखकर अंदर रख दीजिए 40 मिनट के लिए। और गैस पर यदि बना रहे हैं तो हाँ, तो थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, 45 मिनट लगेगा। तो इसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नरम हो जाएगा, खूब मुलायम मुलायम बनेगा। फिर मनचाहा आकार से दें, खाएं, खिलाएं। बिल्कुल। तो अब मीठा हो गया है, तो अब नमकीन हम बताते हैं। अच्छा। तो बफौरी के लिए सबसे पहले 6 से 7 घंटे भीगी हुई चने की दाल लेनी है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए, मतलब पेट की दिक्कत कुछ लोगों को होती है, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उसकी जगह मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसको दरदरा सा थोड़ा सा पीस लेंगे, और जब पीस के निकालें तो उसमें अगर 1 कटोरी दाल ली है तो 2 मध्यम आकार के प्याज लंबे काट करके उसमें डाल लें, और 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हरी धनिया और 2 चुटकी हींग, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक मिला करके उसको फेंट के रख लीजिए। और देखिए भाई, हरी मिर्च जो है वो बहुरिया के कहने पर न जाइएगा, अगर आप नहीं खाते तो थोड़ा कम डालिएगा। हाँ, फिर स्वाद के हिसाब से, क्योंकि कई बार बुआ होता है ना तीखी निकल जाती है, तो लोग कहेंगे कि 3 हरी मिर्च डलवा दी। अरे तो पर खाने के बाद ना पता चलेगा। हाँ, तो डाल लें उस हिसाब से। और उसके बाद फिर मोटी तली का एक बर्तन लेना है, इसमें उसको गैस पे रखें। जब वो बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बहुत कम मात्रा में, आप आजकल थोड़ा ब्रश भी चलने लगे हैं जो आइसिंग वाले होते हैं, तो उससे चाहे तो तेल लगा लें, या फिर 1 चम्मच के माध्यम से सरसों का तेल। भाई पहले कढ़ाई रखनी है या पैन रखना है जो फ्लैट मोटी तली का, हाँ, तवा हो अच्छा है, या फ्लैट जिसको तई भी कहते हैं, हाँ, वो रख सकते हैं। लेकिन पैन जो आजकल आता है, हाँ, वो भी, यानी कि चौड़ी तली नीचे जो इसके फ्लैट होता है सरफेस, हाँ, उसको आप ले लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि भारी हो थोड़ा सा नीचे से, ताकि वो जले ना। तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा करके, बिल्कुल नाम मात्र का तेल लगाना है, और वो हल्का जब गर्म हो जाता है तो पकौड़ी की तरह आप उसको पूरे तवे की सतह पर टपका दीजिए। हाँ, चुवाना है, मुंगौड़ी बनाते थे वैसे। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से पकौड़ियों का साइज समझ लें, अपने मतलब जो आकार आप देना चाहें, छोटा छोटा। उसके बाद उसको ढक दीजिए, 2 से 5 सेकंड तक ढका रहने दीजिए। उसके बाद पानी का छींटा एक मारिए थोड़ा सा हाथ से लेकर के, और उसके बाद वापस से ढक्कन बंद कर दीजिए। देखो भाई, ऐसा है, तुमने हाथ से कहा तो हम तो वो स्प्रे वाली बोतल रख लेंगे और उसी से फुहारा कर देंगे। अब हम लोग तो बुआ बचपन से हाथ साफ, जब बना रहे तो हाथ साफ करके रखे हुए, और ये हमने खराब हाँ, नहीं मतलब साफ तो रहेगा भाई, हमने स्प्रे बोतल से, हाँ, उस पे एक रंग जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोग रसोई घर में रखते हैं, बिल्कुल, स्प्रे बोतल से भी डाल सकते हैं। उसके बाद ढक दीजिए। 10 से 12 सेकंड बाद आप उसको देखेंगे कि नीचे से सिक गई है, उसको पलट दीजिए। जब वो दूसरी तरफ पलट जाए तो एक बार छींटा और मार दीजिए, और 10 से 12 सेकंड फिर उसको सिकने दीजिए अच्छे से। और उसके बाद जब पूरी दोनों तरफ से सिक जाए और कुरकुरी हो जाए तो इसके लिए निकाल लीजिए। और फिर धनिया की चटनी जो हम बनाते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल में। अच्छा, बनाती हो? हाँ, लहसुन, हरी धनिया और हरी मिर्च में मिला करके उसको नमक मिला के पीस लीजिए, और फिर चाय के साथ, हाँ, नींबू भी डाल सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि ये तुम पहले बताओ कि जो पानी का छिट्टा दिया है वो बहुत गीली हो जाए, इतना नहीं, एकदम एक, मान लीजिए 3 हम जो छिट्टा डालते हैं, हाँ, बस उतना ही छिट्टा, ताकि वो भाप, इसीलिए उसको ओसैया कहते हैं, क्योंकि वो भाप से, बफौरी या ओसैया इसीलिए उसका नाम पड़ा है। अच्छा। क्योंकि भाप से उसको पकाया जाता है, मतलब तो भाप भी है और नीचे तली भी है। हाँ, तो कुल मिलाकर बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है।
तो भाई शुक्रिया देते हैं सभी को। हाँ बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी रोचक जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। तो छुटकी बहुरिया और बुआ का नमस्कार। विविध भारती